हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम 10th लेक्चर फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहने वाला है आर्यंस और ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है और ये फर्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का। ये जो लेक्चर है इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और लेंदी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो यहाँ पे मैं इसमें आपका डिटेल में डिस्कशन कराने वाला हूँ। सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Nothing has the power to radically change a life more than an attitude adjustment. Beautiful thought. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये जो टॉपिक है आर्यंस एंड ऋग्वेदा फर्स्ट पार्ट, ये या फिर ओवरऑल जो आर्यंस एंड ऋग्वेदा या अर्ली वैदिक पीरियड है, इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये सबसे पहले आइडिया ले लेते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस, हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, हम पढ़ेंगे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, हम पढ़ेंगे इनकी मटेरियल लाइफ, उसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे ट्राइबल पॉलिटी। ट्राइबल पॉलिटी के बाद हम ट्राइब एंड फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, ये इतनी सारी चीजें कवर करेंगे, जो कि एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मटेरियल लाइफ है या ये जो ट्राइबल पॉलिटी है, यहाँ तक की चीजें आज हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले, और अगले पार्ट में ट्राइब एंड पॉलिटी से लेके तो सोसाइटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी, ये सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे दो पार्ट में ये लेक्चर चलेगा आपका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें आपको अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक मैंने यहाँ पे यूज की हुई है, वो है एंशियंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा। तो ये आपके लिए सफिशियंट होगी, ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की, तो ओल्ड एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, ये आपके लिए एक रेफरेंस बुक बनती है और इसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है, इसका पीडीएफ, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसका। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा की चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दी है, वो मैं भी मेरे लेक्चर के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए रेफरेंस करके मेरा लेक्चर प्लस ओल्ड एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मेरे लेक्चर में जो चीजें एक्स्ट्रा की आपको मिलती है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो है ओल्ड, उसे पढ़ते रहिएगा। आपका पूरा परफेक्ट बन जाएगा एंशिएंट इंडिया। ये मेरी गारंटी है। ये आप समझ सकते हैं, ये आप जानते भी है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ओल्ड एनसीईआरटी आपके लिए। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ द आर्यंस, वो हम यहाँ स्टडी करने वाले। अब हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेने वाले, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले कि आर्यंस थे कौन, ये किस तरह से पहचाने जाते हैं, इनकी आइडेंटिटी किस तरह से, और ये कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिनल होम क्या है। ये दो चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले पहले टॉपिक। सबसे पहली जो चीज़ है वो है माइग्रेशन। आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में ओरिजिनल इंडिया के नहीं थे, कहीं और से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, तभी इनका कल्चर थोड़ा सा अलग दिखाई देता था। इंडिया में जैसे कि हमने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर एंशियंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पहले हुआ करता था। यहाँ के लोगों का खत्म हो जाना, इसके लिए एक रीज़न आर्यंस का आना ये भी माना जाता है। तो आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब चीज़ों पे देख लेते क्या क्या एविडेंसेस हमें पता चलते। तो सबसे पहले माइग्रेशन जो था, ऐसा माना जाता है कि ये साउथ रशिया से सेंट्रल रशिया, एशिया के बीच में कहीं से तो भी आए थे। अगर हम देखते हैं तो रशिया का एकदम नीचे का हिस्सा या फिर एशिया का सेंट्रल हिस्सा, जिसमें हम कह सकते हैं कि टर्की और ये सब कंट्रीज आती है, वहां से शायद ये आए होंगे, ऐसा भी माना जाता है। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारा एक क्लियर हमें कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं मिले है कि ये लोग कहाँ के थे। ये लोग यहाँ साउथ एशिया, रशिया से तो सेंट्रल एशिया तक के कोई रीजन से इंडिया में आए थे, ऐसा माना जाता है। अब जो आर्यंस थे ये इंडिया में 1500 बीसी में आते हैं। आर्यंस का आने का टाइम था 1500 बीसी, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और ये एक साथ नहीं आए इंडिया में, बहुत अलग अलग वेव्स में आए थे। यानी अगर हम देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 साल से ज़्यादा साल तक ये आते रहे होंगे कंटिन्यूअसली। पहले एक वेव आती थी, फिर और आते थे, फिर और आते थे, इस तरह से माइग्रेट कर जाते थे। एक साथ पूरे लोग इंडिया में नहीं आते थे। जो पहली वेव इंडिया में आई थी इन लोगों की, जो पहली बार ये इंडिया में आए थे, वो ऋग्वैदिक लोग थे, जो कि 1500 बीसी में आए थे, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद जो है ये हमारे 4 वेदों में से एक वेद है, जिसको ऋग्वेद कहा जाता है। और ये जो पीरियड है ये ऋग्वैदिक पीरियड भी माना जाता है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। बाद का जो पीरियड होगा वो
लेटर वैदिक होगा, तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है ये हम अभी स्टडी करने वाले हैं आगे। सो ऋग्वैदिक पीपल ही थे जो सबसे पहले आए थे। उसके साथ-साथ इंडिया में उस वक़्त दास या दासियों जो थे उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट भी हुए होंगे ऐसा माना जाता है। सो ये जो दास और दासियूज़ है ये ओरिजिनली इंडिया में रहने वाले लोग हुआ करते थे आर्यंस आने के पहले, जिनके ऊपर आर्यंस ने शायद अटैक किया होगा और हमें ऐसा पता चलता है कि इसी तरह से वो शायद जीत गए होंगे। ये जो लड़ाइयाँ की थी वो आर्यन के जो चीफ थे वो, जिसके कारण वो इंडिया में सेटल हो पाए थे। हालाँकि हमारे पास इनकी कोई पेंटिंग्स है, इनके बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं मिले हैं हमें एविडेंसेस में, बट ये देखिए ये कुछ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आता था सीरियल, एक सीरीज़ आता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है, उसमें इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सो इसमें का ही एक तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से वो शायद आर्यन्स जो है वो रहते होंगे, ऐसा हमें पता चलता है। युद्ध करने जाते थे और ये सब चीज़ें थे। तो ये चीफ हुआ करते होंगे जिन्होंने अटैक किया था यहाँ के दास और दासियों पे और यहाँ पे आके कब्ज़ा जमा लिया था इस देश पे। सो अभी भी हमें कंफर्म नहीं पता चला है कि ये लोग आए कहाँ से थे। तो यहाँ पे अलग-अलग थियरीज़ रखी गई, जैसे कि एक थियरी रखी थी मैक्स मिलर जी ने। मैक्स मिलर जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो आर्यन्स है ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया जो है वो एशिया का एक सेंट्रल हिस्सा बनता है जिसमें टर्की जैसी कंट्रीज़ आती है। उसके साथ-साथ बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहते थे कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे। तो ये इंडियन तो नहीं थे, ये तो पक्का, ये कहीं न कहीं से माइग्रेट कर गए थे इंडिया में। बट हमको एक बट हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले बोगस कोई जो कई करके जो जगह है वहां पे जो टर्की में आती है वो जो है बोगस कई जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिले हैं। ओके, इंस्क्रिप्शन यानी हमें कुछ चीज़ लिखी हुई चीज़ें मिली, कुछ शिलालेख मिले जिसमें हमें ये पता चलता है कि 4 जो भगवान हैं, जो एक तरह से ऋग्वेद में भी जिनका मेंशन है, जो आर्यन के वक़्त का टाइम था उसमें मेंशन आता है, वही बोगस कई इंस्क्रिप्शन में भी हमें मिला है टर्की में। तो 4 भगवान जो है, एक है इंद्र, एक है वरुण, एक है मित्र और एक है नसत्य। तो ये जितने भी भगवान हैं, ये जो जिनको ऋग्वेद में भी भगवान माना गया या आर्यन्स भी इनको मानते थे, तो वो ही भगवान को के नाम बोगस कई इंस्क्रिप्शन में भी मिले टर्की में। सो इस चीज़ के कारण ये पता चलता है कि ये जो सेंट्रल एशिया वाली थियरी थी मैक्स मुलर की, ये करेक्ट है। तो ये लोगों का एक हमें मिला है एक एविडेंस जिससे पता चल गया कि सेंट्रल एशिया से शायद आर्यन्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें पता चल गया है। उसके साथ-साथ ये जिस रीजन में रहे आर्यन्स सबसे पहली बार इंडिया में जो सेटल हुए, उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है, 7 नदियों का प्रदेश। 7 नदियाँ कौन-सी? तो पहली है इंडस, दूसरी है रावी, तीसरी बियास, चौथी झेलम, 5वीं चेनाब, 6वीं सतलज और 8वीं सरस्वती। इनके नाम जो ऋग्वेद में लिखे हैं वो कुछ अलग लिखे हैं। इंडस रिवर के लिए सिंधु ये वर्ड यूज़ किया गया है वेद में, उसके साथ-साथ रावी के लिए परुशनी किया गया है, बियास के लिए विपास किया गया है, तो झेलम के लिए विताष्टा किया गया है, चेनाब के लिए अशिकनी किया गया है, तो सतलज के लिए सुतुद्री किया गया है और सरस्वती के लिए सरस्वती ही किया गया है। सो ये जितनी भी रिवर्स है, हालाँकि सरस्वती रिवर ये आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये आज गायब हो चुकी है, ये आज दिख ही नहीं रही है, बट ये उस टाइम पे हुआ करती थी। सो इस तरह से 7 नदियों वाले प्रदेश में जो आर्यन्स थे वो सबसे पहली बार सेटल हुए। काफ़ी साल तक यहीं पे रहे बट ग्रेजुअली वो मूव कर गए गंगा और यमुना रीजन की तरफ और इनका जो रीजन था वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा। सो रीजन भी हम आर्यन्स का देखने वाले हैं, वो हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है आर्यन्स का उसमें देखेंगे। उसके पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनके बारे में। सो ये जो आर्यन्स थे इनकी आइडेंटिटी ऐसी है कि ये पहले पैस्टोरल लाइफ जीते थे। यानी अगर इनकी पहले लाइफ देखेंगे सो ये एक तरह से चरवाहे थे। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि भैंस जो है या फिर जो कैटल्स है, वो ये करते थे। तो ये पैस्टोरल लाइफ ही जीते थे एक तरह से हम देखें। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। सबसे ज़्यादा ये मानते थे वो है एनिमल हस्बेंडरी को, एनिमल्स पशुपालन को। फिर वो एग्रीकल्चर एज़ अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो काम करते थे। इनकी जो सोसाइटी हुआ करती थी वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी जिसमें जो मेल थे इन्हीं का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पे रहता था आर्यन्स में। तो ये एक और चीज़ आपको पता चली और उसके साथ-साथ हॉर्स जो है ये सबसे बड़ा रोल यहाँ प्ले करता था, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना था। जानवरों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानवर माना गया आर्यन्स के वक़्त वो है हॉर्स। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। सो ये एक और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हमको मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो एरिया था जहाँ पे आर्यन्स रह के गए हैं, वहाँ पे 60,000 घोड़ों के जो अवशेष है, जो बोन्स है वो पाए गए हैं 3000 बीसी के जो पता चल रहे हैं जो घोड़े हैं उनके। सो ये लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था वेपन्स का, फिर भी ये वेपन्स यूज़ करते थे। जैसे सॉकेटेड एक्सेस से यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज डर्क्स यूज़ करते थे, स्वर्ड्स यानी तलवार, भाले ये सब चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ें हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिली है।
तो हमें ऐसा समझता है कि ये लोग कुछ हथियार भी शायद यूज़ करते थे, बट बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं था वेपन्स का, तो युद्ध तो करते थे। और उनके पहले जो हड़प्पा वाले थे, उनके तो वेपन्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं के बराबर ही था, तो आर्यंस को थोड़ा तो भी था, सो आर्यंस अटैक कर पा रहे थे पहले के जो लोग थे उन पे, और यहाँ पे सेटल हो पा रहे थे जो आर्यंस थे वो। सो ये जो है, ये चीज़ें जो थी, यही इनकी बनती है आइडेंटिटी, और यही इनका बनता है ओरिजिनल होम। तो आर्यन का आपको ओरिजिनल होम और आइडेंटिटी पता चल चुकी है। अब हम देखते हैं इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहा है, कौन-कौन से एरिया में ये रहे हुए हैं। सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में ये जो मैप है, इसमें आपको इनका एरिया दिख रहा है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ इंडो आर्यंस यहाँ से आए ऐसा माना जाता है। ये जो है सेंट्रल एशिया का पार्ट, यहाँ से इंडिया में आते हैं। ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ज्योग्राफिकल एरिया कौन-सा था। तो ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ज्योग्राफिकल एरिया कौन-सा था, क्या था, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली। तो कुछ एविडेंसेस हमको कुछ अलग से नहीं मिले। हमको जितने भी नॉलेज मिला, ये ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद जो है, यही एक सोर्स ऑफ नॉलेज है आर्यंस का। सो आर्यंस या फिर अर्ली वैदिक। तो अब हम जिस पीरियड में आ रहे हैं, वो है ऋग्वेद या फिर अर्ली वैदिक पीरियड में। हमको यहाँ पे अर्ली वैदिक के बाद लेटर वैदिक पीरियड ये भी कवर करना है। तो अब हम अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आर्यंस रहते हैं। सो ऋग्वेद में भी कैसे पता चलता है इनका एरिया? तो हमें एरिया पता चलने का सबसे बड़ा एक यहाँ पे सोर्स ये है, ऋग्वेद, जिसमें हमें नेम्स मिलते हैं कुछ रिवर्स के और माउंटेन्स के। तो ऋग्वेद में इन रिवर्स और माउंटेन्स के नाम लिखे, यानी ज़रूर इन एरियाज़ में ही जो आर्यंस है वो रहते होंगे। सो ऐसा समझता है कि अर्लीस्ट जो आर्यन थे, या फिर अर्लीस्ट जो ऋग्वेदी का अर्लियर पीरियड था, उसमें जो आर्यंस है वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रहा करते थे, पंजाब में रहा करते थे, उसके साथ-साथ वेस्टर्न यूपी तक धीरे-धीरे ये पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये इनका गंगा यमुना तक का रीजन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सब नदियों के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचने लगते हैं। तो ऐसा एक एरिया बनता है, ऐसा एक ज्योग्राफिकल एरिया बनता है जो कि आर्यंस का होता है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, जो माउंटेन्स है जिनके बारे में लिखा है, वो उनमें से एक है हिमवंत, जिसको हिमालय कहा जाता है आज के डेट में, उसको हिमवंत करके नाम लिखा हुआ है ऋग्वेद में। और एक है मुंजवंत, मुंजवंत यानी हिंदकुश, जो कि अफ़गानिस्तान में है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो इनका स्ट्रेच जो होता है, ये यहाँ से लेके आएँगे, तो आप मुंजवंत से लेके तो यहाँ पे हिमवंत तक, यानी हिमालय तक का माउंटेन्स ये कवर करते हैं। सो इनका एरिया तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि कौन-कौन सा एरिया रहता होगा। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो ऋग्वेद है, उसमें टोटल 40 नदियों के नाम लिखे हैं, यानी 40 नदियों के आजू-बाजू शायद ये लोग यहाँ पे रहते थे। ऐसा हमें पता चलता है। और पर जो नदी सूक्त करके जो हिम है, हिम यानी आप प्रेज़ कह सकते हैं, भजन कह सकते हैं। तो ये जो नदी सूक्त करके, उसमें 21 नदियों के नाम लिखे। सो 21 नदियों में सबसे ईस्ट में हमें जो नदी दिखती है वो है गंगा, और वेस्ट में जो दिखती है वो है कुबा, जो कि काबुल में है। सो यहाँ पे अगर हमको और एक्सटेंट अगर जानना है, तो हमें ये पता चलता है कि गंगा से लेके तो कुबा रिवर तक, जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे, ये देखिए कुबा रिवर, तो यहाँ तक का इसका एक्सटेंट था, और पर्वत ये दिखते हैं। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि इतनी सारी नदियाँ और इतने सारे पर्वत है, तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, तो हमको मिलता है इनका एरिया, जो अर्ली वैदिक पीरियड का एरिया माना जाता है मेनली। सो इनका जो पीरियड था वो था 1500 बीसी से 1100 बीसी तक, ऐसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं। बट ये किसी को कंफर्म पूरी चीज़ें पता नहीं है, तो कहीं-कहीं आपको 1000 बीसी भी दिख सकता है, 1500 से 1000, पर विकिपीडिया में जो दिया है वो 1500 से 1100 दिया है बीसी, जो हमें मान के चलना होगा। मेनली जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर पता चलती है, ज़्यादातर एविडेंस मिलते हैं, वो इसी पीरियड से मिलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के। उसके बाद मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि आर्यंस जो थे, वो सबसे पहली बार जो सेटल हुए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है, जिसको सप्त सिंधु कहा जाता है, और 7 नदियों के मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ। सो ये चीज़ें थी, ये उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें पता चलता है। अब हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये जो बुक आपको दिख रही है इसके बारे में, इसको ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद क्या था एग्ज़ैक्टली, ये यहाँ पे पता कर लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का ही पीरियड ये माना गया है, या अर्ली वैदिक पीरियड जिसको कहा जाता है, ये ऋग्वेद पीरियड ही था। सो ऋग्वेद क्या है ये देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है वो ऐसी एक किताब है, जिसमें ऐसा एक वेद है जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो आर्यन्स हैं उनके बारे में हमें वर्णन किया हुआ मिलता है। तो आर्यन्स जो है, ये 36 बार यहाँ पे आर्यन्स की ये टर्म यूज़ करते हुए इस ऋग्वेद में मिला है। उसके साथ-साथ ये अर्लीस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जो लिखी गई। इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, ये आर्यन्स जो है ये इसे बोला करते थे। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखी हुई ऐसी आपको एक अर्लीस्ट टेक्स्ट मिलते हैं यहाँ पे। उसमें कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स दिए, जो कि ऑफर करेगा प्रेयर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और बाकी भगवानों को जो प्रेयर ऑफर की जाती है, वो प्रेयर्स इसमें लिखी हुई है ऋग्वेद में। इसमें अगर हम देखेंगे तो 10 मंडल या 10 बुक्स है इसमें। जो दूसरी और 7वीं बुक मानी जाती है, ये सबसे पुरानी मानी जाती है, अर्लीस्ट पोर्शन माना जाता है, और पहली और जो 10वीं बुक है, ये लेटेस्ट एडिशन माना जाता है, एडिशंस माना जाता है ये, यानी सबसे नई बुक मानी जाती है। तो एकदम नई यानी अभी की नहीं है, उसी टाइम में सबसे नई बुक मानी जाती है। तो इस तरह से ये जो ऋग्वेद है, ये जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, इस तरह
की लैंग्वेज है यहाँ पे। सो ये आर्यंस जो है या इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अगर हम देखते हैं तो इनमें बहुत सारी चीज़ें अवेस्टा करके जो है, अवेस्टा ये ईरानियन लैंग्वेज में ओल्डेस्ट टेक्स्ट है अवेस्ता। अवेस्ता से बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन मिली। अवेस्ता के कारण ये पता चलता है कि शायद ये लोगों का कनेक्शन इस एरिया से भी रहा होगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है कॉमन थिंग, यानी आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया से इनका कनेक्शन तो था ही है, जैसे कि हमने देख लिया है। उसके साथ-साथ कुछ भगवानों के नाम और सोशल क्लासेस जो है वो सेम दिए हुए जो अवेस्ता में दिए, वही इस ऋग्वेद में भी दिए। सो इस तरह से जो ऋग्वेद है ये यहाँ पे हमें हिस्ट्री बना के देता है, जो कि आर्यंस की एक तरह से इतिहास माना जाता है। अब इन लोगों का हमने ओरिजिनल होम आइडेंटिटी देख ली, कहाँ से आए थे, किस तरह के लोग थे, कैसे पहचाने जाते हैं। हमने ऋग्वेद या फिर अर्लियर वैदिक पीरियड जो है इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, और हमने यहाँ सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया जान लिया इस अर्ली वैदिक पीरियड का। अब हम यहाँ पे ऋग्वेद या अर्ली वैदिक पीरियड का ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जान लेते हैं। तो ये लोग जो थे ये ट्राइबल हुआ करते थे, और यहाँ पे हमें अब इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने हड़प्पा संस्कृति देखी थी, हड़प्पन कल्चर देखा था, ये एक कल्चर अर्बन कल्चर दिखता था। बट ये जो कल्चर था जिसे कहा जाता है यहाँ पे आर्यंस का या फिर अर्ली वैदिक पीरियड का, सो ये रूरल बन गया था पूरा। तो जैसे जैसे हड़प्पा खत्म हुआ, जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है ये सब खत्म हुआ, वैसे ही अर्बनाइजेशन भी खत्म हो गया, जो शहरीकरण हुआ था ये भी खत्म हो गया, और इंसान फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगा। और यहाँ पे गांव का विकास हुआ था, ग्राम विकास यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखता है आर्यंस के टाइम पे या अर्ली वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऋग्वेद है इसमें जो इंद्र है उनको पुरंदर कहा जाता है। तो पुरंदर यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। सो ये जो लोग हैं अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग अगर हम देखते हैं तो कबीलों में रहते थे, अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे, और ये जो अलग अलग लोग थे ये इंद्र को अपना भगवान मानते थे। और इंद्र जो था ये ब्रेकर ऑफ फोर्ट माना जाता है, जो किले होते हैं उसको तोड़ने वाला, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो पुरंदर उनको कहा गया है। सो इंद्र जो थे वो यहाँ से बहुत पावरफुल माने गए हैं आर्यंस के बीच में या ऋग्वेद में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो लगभग जिन जिन जगह पे गए उन सब जगहों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, सक्सीड कर लिया उन्होंने सभी जगहों को। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इनके पास चैरियट था, चैरियट यानी इनके पास रथ हुआ करते थे जिसको घोड़े चलाते थे। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था रथ को या चैरियट को वो यही लोग थे, और इनके पास ये था, बाकी लोगों के पास ये सब चीजें नहीं होने के कारण यहाँ पे ये लोग ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे। उसके साथ साथ वो कुछ कोट्स पहनते थे मेल जिसको वर्मन कहा जाता है, और उनके पास जो आर्म्स थे वो भी काफी अच्छे थे जो लोग थे उनके मुकाबले, इंडिया के लोग। तो आर्म्स तो मैंने आपको दिखाया, इनके काफी अच्छे आर्म्स हुआ करते थे। और यहाँ पे एक तरह से कुछ कोट वोट ये लोग काफी सारी अलग अलग चीजें, लड़ाई पे जाते वक्त तो ये तो नॉर्मल कपड़े हो गए, लड़ाई पे जाते वक्त वो जो पहनावा करते थे, जैसे कि आप देखते हैं कि एक आर्मर की तरह होता है वो। सो ये जो आर्मर है ये इस तरह का होता होगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये एग्जैक्टली आप देखते हैं कि युद्ध में जो पहनते हैं ना उस तरह का, क्योंकि हमने इसे देखा नहीं। बट यहाँ पे जैसे कि लिखा जाता है ना, कोट ऑफ मेल जो है ये पहनते थे ऋग्वेद में, तो ये वर्मन जो है ये उस तरह का होगा, और इनके आर्म्स भी अच्छे थे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये युद्ध करते थे, दे एंगेज्ड इन टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो तरह के युद्ध करते थे। एक तो जो आर्यन के आने के पहले जो इंडिया में लोग हैं उनके साथ युद्ध किया करते थे, और खुद ही आपस में यहाँ पे लड़ते थे। तो आर्यंस जो है ये 5 ट्राइब्स में यहाँ बांटे गए थे जिनको पंचजन कहा जाता है। तो 5 अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे आर्यन की थी, 5 ट्राइब्स थे आर्यंस के, और ये आपस में भी लड़ाइयाँ करते थे। और इनमें सबसे मेन जो रूलिंग क्लैन है ये भारत या फिर त्रित्सु, ये दो माने जाते हैं इनमें रूलिंग क्लैन। क्लैन यानी वंश, तो वंश जो है वो दो मेन वंश थे जो रूल करते थे, तो भारत और त्रित्सु। उसके साथ साथ जो प्रिस्ट है ये प्रिस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे। तो प्रिस्ट जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्रिस्ट तो इनके वक्त हुआ करते थे, जिसको हम पंडित कहते हैं। तो पंडित इनके वक्त हुआ करते थे, और इनके वक्त जो मेन पंडित थे वो प्रिस्ट एक वशिष्ठ नाम के प्रिस्ट थे, उनको ये मानते थे। तो वो लोग उनके काफी सारे जो चीजें हैं वो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती थी। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो भारत नाम पड़ा है इंडिया को, जो भारत वर्ष ये नाम मिला है वो इवेंचुअली एक जो ट्राइब है भारत नाम की उसी के कारण मिला है। सो अगर हम देखेंगे तो भारत जो था उसको 10 चीफ ने यहाँ पे कैसे ये नाम मिला इंडिया को देख लेते। तो जो भारत ये था इसको टोटल 10 जो चीफ थे, 10 राजन लोग जो 10 चीफ थे उन्होंने इनको अपोज किया था भारत को। अपोज करने के बाद उनमें से जो 5 थे वो 5 आर्यन चीफ थे और 5 नॉन आर्यन चीफ हुआ करते थे। इसमें अगर हम देखते तो 10 किंग्स की यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ये तो 10 किंग्स की जो लड़ाई थी उसको 10 राजन वॉर कहा जाता है। और ये परुष्णी रिवर जो है, रावी रिवर, उसके किनारे पे यहाँ पे एक
लड़ाई हुई थी। लड़ाई में जो जीता जो ट्राइब उसका नाम था भरत। सो भरत क्लैन जो है भरत वंश ये यहाँ पे जीत जाता है, तो भरत वंश जो जीता था तो भारत के नाम पे यहाँ पे भारतवर्ष ये नाम यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने सबसे मेन जो एक और क्लैन था, एक और वंश था जो कि पुरु हुआ करता था, उसको इन्होंने हराया था। उसके बाद ये धीरे धीरे पुरु जो थे इनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और भारत और पुरु मिलके एक नया क्लान बनाते, एक नया वंश बनाते जिसको कुरुज कहा जाता है। तो आप देखते ही है कि महाभारत और ये सब जितने भी बाद में उस वक्त जो एपिक्स लिखे गए थे उसमें भी आपको कुरु ये नाम देखने मिलता है। सो भारत और पुरु मिलके नया क्लान बनाते हैं जिसको कुरुज कहा जाता है। फिर कुरुज जो थे वो पंचाल जो होता है, पंचाला पंचाल जो है उनके साथ ये कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद ये अपना रूल बनाना शुरू करते हैं अपर गंगेटिक प्लेन में। तो अभी गंगा के तरफ ये लोग बढ़ने लगते हैं, ये पूरे लोग मिलके, और इस तरह से ये अपना जो एरिया था वो एक्सपांड करते हैं थ्रू दिस ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे मेन आपको याद रखना है वो है 10 राजन वॉर, 10 राजन युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये चीजें अभी हमको पता चल चुकी है। अब हम ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड में अगला जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मटेरियल लाइफ। तो इनकी जो लाइफ थी वो मटेरियल लाइफ यहाँ पे किस तरह की हुआ करती थी ये हम यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक चीज यहाँ पे मटेरियल लाइफ भी, तो यहाँ पे इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सो मटेरियल लाइफ में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो लोग थे ये वॉर में बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्सेस इनको मिल रहा था। वो इसी कारण था कि इनके पास घोड़े थे और बाकी लोगों ने उतने घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। इनके पास चैरियट्स थे जिनको रथ कहा जाता है, और इनके जो आर्म्स थे वो ब्रॉन्ज से बने हुए थे। जिस तरह से आपने देखा कि ये आर्म्स हो गए, इस तरह से घोड़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। आप देख रहे हैं इस तरह के लोग रहा करते होंगे, है ना। तो यहाँ घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया और आर्म्स भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण ये लोग शायद लोगों से वॉर में बहुत आगे हुआ करते थे। इन लोगों ने स्पोक्ड व्हील भी बनाया था, जो रथ के चक्के उसको स्पोक्ड वाले व्हील थे, है ना। तो स्पोक्ड व्हील आपको पता है जिसको स्पोक लगे होते हैं, तो पूरा सॉलिड नहीं होता है, तो इस तरह से स्पोक लगे होते हैं, इस तरह से स्पोक्ड व्हील इन्होंने लाया था। ये कॉपर का इस्तेमाल करते थे, और जो कॉपर होता है कॉपर को ये लाया करते थे खेतरी से। खेतरी माइंस जो राजस्थान में उस टाइम पे इंसान जो था ये खेतरी माइन से यहाँ पे कॉपर को लाया करता। ओके, सो कॉपर जो आते था वो खेतरी माइन से, ये भी आपको पता चल चुका है। इन लोगों को एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो खेती तो ये लोग करते ही थे, पशुपालन के साथ ये लोग खेती भी किया करते होंगे। ये भी चीजें हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता चलती है। आगे हमको ये है कि प्लोशेयर जो है ये ऋग्वेद में लिखा गया है, बट इस वक्त जो प्लोशेयर था, जो हल था, ये वुड का हुआ करता था। यहाँ पे एक लोहा जो है, ये लोग लोहे को नोन नहीं थे। ये लोग सोविंग करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे और थ्रेशिंग भी करते थे, है ना। तो यहाँ पे सोविंग यानी बीज बोना हो गया, हार्वेस्टिंग यानी कटाई होगी, फसल की कटाई, और जो थ्रेशिंग है यानी जो भी ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर के छिलके निकालना, और ये सब चीज़ों का उनको नॉलेज था। तो ये जो आर्यंस थे उनको ये सब पता था। उसके साथ-साथ उनको अलग-अलग सीज़न्स के बारे में पता था, अलग-अलग ऋतु के बारे में ये जानकारी रखते थे, जिसके कारण इनको ये पता चलता था कि कौन-सा सीज़न किस क्रॉप के लिए अच्छा रहेगा। तो उसी हिसाब से ये यहाँ पे फसल जो है ये लिया करते थे। इन लोगों को अगर ये बता दूँ कि एग्रीकल्चर की ये सब जो चीज़ें आर्यंस को पता थी, ये प्री आर्यंस को भी पता थी। तो शायद उनसे भी इनको कुछ नॉलेज मिला होगा थोड़ा-सा। यानी ये खेती जो करते थे इसमें पहले से ही इंडिया में इस तरह की खेती की जाती थी, और पहले जो लोग रहते थे इनको भी ये चीज़ें पता थी। ये पैस्टोरल लाइफ जीते थे। पैस्टोरल लाइफ यानी वही है कि चराना, जो जानवर होते हैं उनको चराना पहले, तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ इस तरह से जानवरों को चराना और ये सब लाइफ ये लोग जीते थे। सो ये कोई एग्जैक्ट फोटो नहीं है, वहाँ जाके खींची हुई फोटो नहीं है, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो सीरीज़ है उसमें से ली गई हुई कुछ तस्वीरें हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्ट ऑफ द वॉर, जितने भी वॉर यहाँ लड़े जाते थे वो गाय के लिए लड़े जाते थे। तो ये गाय जो है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ मानी जाती थी उस टाइम पे। जिसके पास ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा रिच। तो इस तरह से जो काऊ है, काऊ को हासिल करने के लिए यहाँ पे वॉर्स लड़े जाते थे। ये गविस्थी गविस्थी करके लिखा गया है ऋग्वेद में। गविस्थी का मीनिंग होता है कि गवि यानी गाय, गाय के सर्च में जाने वाले जो लोग हैं वो होते हैं गविस्थी। तो ये हमेशा खोज में रहते थे, जो जानवर है उनके खोज में ये लोग रहा करते थे। सो गाय जहाँ पे मिली वहाँ पे ये गाय को लाने की कोशिश करते थे वॉर कर करके। तो इस तरह से एक ये लोग रहा करते थे जिनको आर्यंस कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्रिस्ट हुआ करते थे इनके वक्त के, जो भी साधु साधु या फिर हम जिनको कहेंगे कि जो भी पंडित हुआ करते थे इनके वक्त के, ये लोगों को जो गिफ्ट दिए जाते थे, इनको जो दान दिया जाता था, दो तरह का दान दिया जाता था। एक तो गाय दान में दी जाती थी, या वुमेन स्लेव्स जो है, गुलाम जो है वुमेन, वो यहाँ पे दी जाती थी। बट कभी भी जमीन दान में नहीं दी गई है प्रिस्ट को। बाकी जो ऑक्यूपेशंस हमने यहाँ पे देखे लोगों के, वो ऑक्यूपेशंस में चैरियट मेकर हुआ करते थे उस टाइम पे। चैरियट मेकर यानी रथ बनाने का, वीवर जो कपड़े से रिलेटेड लेदर पे वर्क करने वाले लोग, पॉटर, इस तरह के अलग अलग लोग रहा करते थे। जैसे कि हमको कुछ चीजें एविडेंस यहाँ पे पता चलते हैं, उससे हमें ये पता चला कि इस तरह के लोग रहा करते थे।
सो यहाँ पे देखते हैं तो ये लोगों ने काफ़ी सारे जगह पे यहाँ पे कुछ लेदर का भी इस्तेमाल किया गया है या फिर इनका जो कपड़े हैं ये भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सब अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद मैं ये बता दूं कि जो ट्रेड है उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहा है कि इनके वक्त व्यापार जो है ये रेगुलरली चलता था। और ये समुद्र करके जो है ये कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया गया है, बाकी कहीं भी लिखा गया नहीं नहीं गया है ऋग्वेद में कि समुद्र के थ्रू यहाँ पे व्यापार चलता था। तो वाटर के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग तो नहीं चलती थी, ये तो हमें यहाँ पे एविडेंस पता चल चुका है। उसके साथ साथ ये लोग शहरों में कभी रहे नहीं, तो ये लोग गाँव में ही रहे और गाँवों का ही इस वक्त विकास हुआ था। इन लोगों को केव्स भी पता थी जो माउंटेन्स के पास रहा करती थी और ये लोग भी उस वक्त माउंटेन्स के पास की गुफाओं में भी रहा करते थे जिस तरह से पहले का इंसान रहा करता था। सो ये सब भी उनके मटेरियल लाइफ में एक इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि भगवानपुरा करके जो जगह है हरियाणा में, और 3 साइट्स हमें मिली है पंजाब में, वहाँ पे हमें पेंटेड ग्रे वेयर मिले। अब इनके जो एरिया थे, ये जितने भी एरिया में ये लोग रहा करते थे आर्यंस, वहाँ से कहीं भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट्स बरामद नहीं हुए, यानी कोई भी एविडेंस में हमें आयरन ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले। तो ये लोहे को तो नहीं जानते थे, ये तो पक्की चीज़ हमें पता चलती है। उसके साथ-साथ एक 13 रूम मड हाउस मिला है इन्हीं के एरिया से, तो उसमें ये पता चलता है पंजाब हरियाणा वाले एरिया से ये मिलता है और यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो हाउस है ये बहुत बड़ा एक घर है। सो ये जो घर है शायद ये बड़े फैमिलीज़ में रहा करते थे, एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे, इसलिए इतना बड़ा रूम हुआ करता होगा। या फिर कोई ट्राइबल चीफ होगा, कोई राजन होगा जिसका ये घर रहा करता होगा। ये हमें कुछ यहाँ पे एविडेंस से पता चलता है। कैटल के बोन बहुत सारे पाए गए और लगभग सभी साइट्स पे पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि इनके पास जो है भेड़ बकरियां तो रहा करती ही थी। और हॉर्स के जो बोन है सबसे ज्यादा वो भगवानपुरा से पाए गए जो कि हरियाणा में है। इससे ये सब चीजें पता चलती है कि ये किस तरह के लोग रहा करते होंगे। सो जो भगवानपुरा और ये सब जो पंजाब की कुछ साइट है और हरियाणा की साइट है, ये पिछले प्री आर्यन पीरियड में भी रहा करती थी, तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं यहाँ पे दोनों साइड्स। सो प्री आर्यन और आर्यन वाले इन साइट्स पे आके भगवानपुरा हो गया या फिर ये 13 मर्ड हाउस जहाँ पे मिला वो जगह हो गई, यानी ये कहीं ना कहीं आर्यंस यहाँ भी जाके रहा करते होंगे, ऐसे हमें पता चलती है चीजें। सो ये हो गई इनकी मटेरियल लाइफ जो कि आर्यंस की इस तरह की जिंदगी रहा करती होगी मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ के बाद हम थोड़ा सा इनकी पॉलिटी देखें। सो अब हम इनकी राज्य व्यवस्था देखेंगे, अब हम इनकी ट्राइबल पॉलिटी देखने वाले हैं। तो ये लोग किस तरह से रहते होंगे, इनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड की, ये देख लेते हैं। सो जो ट्राइबल चीफ थे उनको राजन कहा जाता था और ये हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी यानी अगर हम देखेंगे तो राजन जो है इनका जब बेटे की डेथ हो जाती है तो राजन अगला वही इसी का कोई सक्सेसर रहेगा जो बनेगा। इस तरह से ट्राइबल चीफ की एक पोजीशन रहा करती थी। बट ये जो राजन था इसके पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं हुआ करती थी। ये जो था वो इलेक्ट किया जाता था, ऑल्सो इलेक्टेड बाय समिति। तो ट्राइबल असेंबली जो है ये एक हेरिडिटरी पोजीशन तो थी, बट इसको इलेक्ट करने के लिए एक समिति भी बिठाई जाती थी, एक सभा समिति जो होती थी वो एक समिति होगी जो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा यहाँ पे अगला ट्राइबल चीफ कौन रहेगा और उसको पावर्स क्या क्या रहेगी। तो ये सब पावर्स जो है और ये बाकी चीजें जो है ये भी यहाँ डिसाइड की जाती थी। उसके साथ साथ ये प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब, जो जो राजन है वो कौन रहेगा, तो ट्राइब का जो रखवाला है वो जो रक्षा करेगा ट्राइब्स की, वो पूरा जो कबीला है या फिर पूरे जो वंश है उसकी जो रक्षा करेगा वो होगा राजन। और अपने कैटल्स की भी जो रक्षा करेगा वो होगा राजन। उसके साथ साथ जो प्रेयर ऑफर करता है ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइब, ट्राइब के बिहाफ पे जो प्रेयर्स यहाँ पे ऑफर करेगा भगवान को, कि खुद के लिए नहीं तो सभी के लिए, जितने भी लोग वहां रह रहे हैं उन सबके लिए जो प्रेयर करता है वो होता है राजन। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे पता चलती हैं। सो इस तरह से अग्निकुंड होते थे जहाँ पे प्रेयर्स की जाती होगी। तो राजन जो है वो एक तरह से सभी जितने भी लोग रहते हैं उन सबके लिए यहाँ पे प्रे किया करता था भगवान को। अलग अलग असेंबलीज वहाँ हुआ करती, जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, विधाता हो गया या गण हो गया। तो अलग अलग असेंबलीज है, जैसे कि आज आपको सभा और समिति दिखती है, उस तरह टाइम पे विधाता गण ऐसी भी कुछ असेंबलीज हुआ। सो ज्यादातर ये गण जो है ये इस तरह की असेंबली, इस तरह की मीटिंग है जहाँ पे डिस्कशन होते थे रिलीजन या फिर बाकी टॉपिक्स पे। सो ये विधाता यानी एक तरह से देखेंगे तो फैमिली काउंसिल जैसा होगा। तो ये सभा समिति और विधाता और गण ये इस तरह की अलग अलग हुआ करती थी। फिर सभा तो आपको पता है जिसमें सभी लोग आते हैं, इस तरह की सभा जो आम सभा हो सकती है। समिति यानी जो मेन मेन लोग होते हैं उनकी जो ऑफिशियल लोग होंगे उन लोगों की असेंबलीज। तो इस तरह से अलग अलग असेंबली इस वक्त हुआ करती थी। इनके पास अलग अलग सेवरल मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन भी रहा करते थे जो यहाँ पे ट्राइबल्स चीफ या फिर जो भी लोग रहा करते थे उनके पास। तो रिलीजन को लेके या मिलिट्री को लेके भी काफी
काफ़ी सारी चीज़ें थी। जो वुमेन था उनका इतना महत्व था कि वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी इन मीटिंग्स में, बट वुमेन जो है वो सभा और विधा था, इन 2 जगह पे ही अपना योगदान दिखा सकती थी। बाकी समिति और गण में वुमेन को अलाउ नहीं था ये असेंबलीज़ में जाना। सबसे इम्पोर्टेंट असेंबली ऊपर से सभा और समिति ही रहा करती थी, बट समिति में वुमेन जो थी ये अलाउ नहीं थी, बट सभा में वुमेन जो थी ये अलाउ थी। तो आम सभा में वुमेन आ सकती थी, समिति जो है वो मेन ऑफिशियल्स की होगी, वो लोगों की चर्चाएँ होगी, उसमें वुमेन का आना अलाउ नहीं था। इस तरह से इनकी पॉलिटी का एक हमें चीज़ें कुछ पता चलती है। इसके बाद अगर हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखें इनका, अगर रोज में किस तरह से यहाँ पे कामकाज चलता था, तो जो राजा था उसको असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे जो राजा को यहाँ पे असिस्ट करते थे वो थे पुरोहित। पुरोहित यानी हम देखते हैं तो एक तरह से पंडित। पुरोहित यहाँ हुआ करते थे और 2 तरह के यहाँ पुरोहित पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पुरोहित होते हैं, ये पंडित होते हैं जो यहाँ पे इस वक़्त पाए जाते थे। और जो पुरोहित थे ये मेनली माने गए 2 तरह के पुरोहित, एक थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। ये 2 पुरोहित, ये 2 ऋषि मुनि जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वशिष्ठ जो थे ये थोड़े कंजर्वेटिव थे, बट विश्वामित्र जो थे ये थोड़े लिबरल थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो कंपोज़ किया गया गायत्री मंत्र वो आर्यन के वक़्त ही किया गया और वो विश्वामित्र ने ही लिखा गया है, जो ऋग्वेद में आपको पाया जाता है, तो विश्वामित्र के वक़्त का ही है और ये गायत्री मंत्र इन्होंने ही कंपोज़ किया हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल होंगे जो राजा को असिस्ट करेंगे वो होंगे सेनानी। सेनानी जो है वो एक तरह से देखेंगे तो जितनी भी आर्मी है उसको संभालेंगे पूरी तरह से, जो कि स्पीयर, एक्सेस, स्वर्ड्स ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। भाले हो गए, एक्सेस हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, या फिर हम देखते हैं तो स्वर्ड्स हो गए, तलवारें हो गई, ये सब चीज़ें सेनानी के पास हुआ करती थी और ये सब उस एक आर्मी जो है उसके एक हेड हुआ करते थे जो राजा की मदद करते थे वॉर के टाइम पे, जिनको सेनानी कहा जाता है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं पाए गए जो कि टैक्सेस का कलेक्शन करेंगे। तो टैक्सेस का कलेक्शन के बारे में हमें कुछ यहाँ आइडिया नहीं मिल रही कि कोई भी ऑफिसर का ऐसा वर्णन नहीं किया गया इस ऋग्वेद में। बट ये पता चलता है कि जो चीफ थे वो प्रोबेबली एक तरह से वॉलंटरीली गिफ्ट लिया करते होंगे लोगों से, जिसको बलि कहा जाता है। सो इच्छा से जो आप देना चाहो वो आप अपने चीफ को दे सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है। और जस्टिस के लिए भी यहाँ कोई ऑफिसर नहीं था। सो राजा जो है वही एक डिसीजन लेता होगा, न्याय किस तरह से दिया जाएगा ये भी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जस्टिस के लिए तो नहीं था, बट काऊ की चोरियां होना या फिर नॉर्मली जो चोरियां होते रहती है वो सब यहाँ पे कुछ केसेस पाई गई है। तो इनके लिए कोई ऐसी अलग से फोर्स नहीं थी जो ये सब चीज़ें सँभालेगी चोरियाँ, बट कुछ स्पाइज़ रखे हुए थे, कुछ यहाँ पे जासूस रखे हुए थे, जो ऐसी जो भी चीज़ें हो रही है, गलत चीज़ें, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए थे और वो राजन जो है उसके तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते थे, फिर अगला निर्णय राजन ले सकता था। इस तरह से यहाँ पे कुछ हमें पता चलती है चीज़ें। अब हम ये देखते हैं कि एक व्रजपति होता है और एक ग्रामीणी होता है। व्रजपति जो था इनके पॉलिटी में, इनके राज्य व्यवस्था में, उनकी अथॉरिटी जो थी वो बहुत सबसे बड़े एक ज़मीन पे रहा करती थी। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ही लेड द हेड्स ऑफ फैमिली, जिसको कुलप्पा कहा जाता है। तो फैमिली जो है, फैमिली का जो हेड होगा उस वक्त, यानी समझ जाइए यहाँ पे 4 फैमिलीज है, ये 4 फैमिली का हेड जो है ये कुलप्पा रहेंगे। एक एक फैमिली में कुलप्पा रहेंगे, कुलप्पा कुलप्पा कुलप्पा, 4 कुलप्पा यहाँ पे दिख रहे हैं और चारों का जो हेड रहेगा वो रहेगा व्रजपति। सो इस तरह से एक हमको पॉलिटी दिखती है। और हेड्स ऑफ फाइटिंग होर्ड्स, और इनके साथ साथ यहाँ पे फाइट करने वाले भी कुछ लोग रहेंगे फैमिली के साथ। तो फाइट करने वाले जो हेड रहेंगे वो ग्रामीणीज रहेंगे। तो ग्रामीणीज यहाँ पे जैसे कि इनके हेड है जो फाइट कर रहे हैं उनके, तो यहाँ पे अगर 4-5 जो ग्रामीणी है इनके सबके हेड भी कौन जान जाते हैं, व्रजपति। तो व्रजपति यहाँ पे फैमिलीज और उसके साथ साथ फाइटिंग होर्ड्स जो है उनको यहाँ पे संभालते थे व्रजपति। अब अगर हम ग्रामीणी की बात करें, ये जो नाम आया है ग्रामीणी, तो ग्रामीणी अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ एक ट्राइबल फाइटिंग यूनिट के ही हेड थे। स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो ये फाइटिंग यूनिट है और इसके हेड ग्रामीणी हुआ करते थे। बट जब ये यूनिट सेटल हो गया तो वो एक गांव ही बन गया। तो ये एक गांव बन गया फॉर एग्जांपल, तो ये गांव के ही हेड बन गए ग्रामीणी। तो ग्रामीणी यानी एक गांव के हेड। सो ऐसे बहुत सारे गांव रहा करेंगे व्रजपति के, और ये ऐसे जो व्रजपति है वो अंडर रहा करेंगे राजन के। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो राजा हुआ करता था, जो राजन हुआ करते थे इनके वक्त के, उनके पास कोई भी रेगुलर या फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग और रेगुलर आर्मी का मतलब ये है कि जब वॉर नहीं हो रहा है फिर भी आपकी आर्मी जो है ये आपने तैनात करके रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब जरूरत पड़ती थी तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको यहाँ पे अलग अलग काम दिए गए थे आर्मी के, तो ये वॉर में हेल्प करते थे यहाँ पे राजा की। और इनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, बाकी जो लोग थे उनके कंपैरिजन में। काफ़ी अच्छे वेपन्स, काफ़ी अच्छे चैरियट्स, हॉर्सेस, इन सब का इस्तेमाल इन्होंने किया गया था। इस कारण उनकी आर्मी जो थी ये स्ट्रांग थी, ऊपर से ट्रेनिंग भी अच्छी खासी मिलती होगी इनको। उसके साथ साथ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था ये कहीं भी लिखा नहीं गया है, ओवरऑल ही लिखा गया है। तो ये एक टेरिटरी, ये दूसरी टेरिटरी, ये कैसा, ये हमें नहीं पता था। तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग शायद एक जगह पे रहते थे, फिर दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाते थे, फिर तीसरी जगह पे जाते थे। इस तरह से ये लोग हमेशा जगह बदलते रहते होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होते थे। इसीलिए एक जगह का यहाँ पे कहीं भी वो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं
पता चलता है, एविडेंस नहीं मिलता है। सो इस तरह से शायद ये लोग काम किया करते थे, जिनको आर्यंस कहा जाता है, और ये बनता है इनका ट्राइबल पॉलिटी। सो अगले आने वाले लेक्चर में आगे की चीजें हम स्टडी करेंगे। सो आज क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। हमने ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस देखी, हमको ये पता चल चुका है। हमने इनका उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अब ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से 1100 बीसी तक चला। हमने जोग्राफिकल एरिया देखा अर्ली वैदिक पीरियड का। उसके बाद हमने ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जो हुए। हमने इनकी मटेरियल लाइफ देखी है किस तरह की होगी। हमने ट्राइबल पॉलिटी भी देखी। अब हम आगे के जो लेक्चर्स है उसमें आगे किस चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम ट्राइब और फैमिली देखेंगे। हम इनकी सोसाइटी देखेंगे, सोसाइटी के साथ साथ रिलीजन थोड़ा सा और इकोनॉमी हम थोड़े सा देख लेंगे। तो इतनी सब 4 चीज़ें हमें आगे के लेक्चर्स में स्टडी करना है। सो इसी तरह हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे स्टडी अच्छे से करते रहे। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा आर्यंस एंड ऋग्वेदा का। और अगर मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, जो कि श्रेयस बढ़िया और श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।